एक मेंबर परिवार का यूएस में वीडियो कॉल चल रहा है, 6-7 लोग उस साइड डैलस में बैठे हैं, 20-25 लोग परिवार यहां बैठे हैं। मैं सोच रहा हूं ये हो क्या रहा है। और फिर छोटा सा बच्चा दौड़ता हुआ वो कंप्यूटर के पास जाता है, कंप्यूटर को ऐसे पकड़ता है और इतनी जोरों से चीखता है कि मैंने मतलब शायद अपनी लाइफ में ये चीख नहीं सुनी। कांपता हुआ चीखता है, पापा 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 वापस आओ। और पिता कुछ नहीं कह पाता है। देव की आंखों में आंसू, चिल्ला रहा है और पिता हजारों किलोमीटर दूर मुस्कुराने की कोशिश कर रहा है। देव रो क्यों रहा है, यह मैं आज आपको समझाना चाहता हूं। नरेंद्र मोदी जी ने, हरियाणा की सरकार ने सिस्टमैटिकली इस देश का जो रोजगार का सिस्टम है उसको खत्म किया है। वो जो युवा अमेरिका गए हैं, छोटे से घर में 20-25 एक कमरे में रह रहे हैं। एक वहां पे था जिसको एक्सीडेंट हो गया, चल नहीं पा रहा है। उसकी मां मुझे कहती है, राहुल जी मैं तो बेटे से मिलना चाहती हूं। मैं कहना नहीं चाहता था, कैसे मिलोगी, वो 10 साल के लिए वापस नहीं आ सकता। तो बच्चे चिल्ला रहे हैं, माताएं चिल्ला रही हैं, पूरा परिवार चिल्ला रहा है। क्यों? क्योंकि हरियाणा में रोजगार नहीं। नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त अशफाक अहमद और आप देख रहे हैं देशभक्त चैनल। हरियाणा में जो मनोहर लाल खट्टर है, उनकी हालत अभी क्या हो गई है। उनका जो चेहरा है वो हरियाणा के पशुओं से उतार दिया गया है। रैली में उनको कहीं भी साथ में लेके नहीं जा रहा है कोई भी, और वो नुक्कड़ सभा भी नहीं कर पा रहे हैं, 20 लोगों का सभा भी नहीं कर पा रहे। ऐसी हालत है एक अच्छे खासे प्रदेश के सीएम की, जो 9.5 साल राज किए। तो ये क्या बताता है? ये बताता है कि हरियाणा को कौन चला रहा था 9.5-10 साल से। तो ये मोदी जी चला रहे थे, अमित शाह चला रहे थे। क्योंकि वहां पर खट्टर साहब को जब रखा तो उनकी क्या औकात थी, कोई उनको जानता नहीं था। तो मोदी जी का जो हिसाब किताब है कि किसी को भी पलटने नहीं देते हैं भाजपा में, कि कोई भी उनके मुकाबला बराबरी पर ना आ जाए। तो जितने भी सीएम जो चुनते हैं, मंत्री संतरी चुनते हैं, तो वो ऐसे एकदम नीचे से चुनते हैं, जो छोटे, जिनका ज्यादा कोई औकात नहीं। बड़े चेहरे जो होते हैं उनको बैठा दिया जाता है। तो आप देख लिए, चाहे गुजरात में हो, चाहे उत्तराखंड में हो, चाहे राजस्थान में हो, चाहे मध्य प्रदेश में हो, चाहे छत्तीसगढ़ में हो, कोई भी राज्य, तो बड़े बड़े जो नेता, जैसे कि एमपी में शिवराज सिंह चौहान बहुत कद्दावर नेता है और मोदी से ज्यादा सीनियर है, क्योंकि मोदी से ज्यादा समय तक सीएम रहे, उनको बैठा दिया। वसुंधरा राजे जो, वो भी मोदी से ज्यादा सीनियर, तो उनको राजस्थान में बैठा दिया। और नए नवेले एकदम जो भी कोई जानता नहीं है, ऐसे लोगों को सीएम बना दिया। तो यही हाल हरियाणा का था। तो हरियाणा में खट्टर साहब को बैठा दिया था, जिनको कोई जानता नहीं था। और जब एंटी इनकम्बेंसी हुई हरियाणा में, तो अभी 3-4 महीना पहले नायब सिंह सैनी को बैठा दिया। तो नायब सिंह सैनी का भी कोई औकात नहीं, उनको मतलब कि ऐसा हालत है कि अभी कौन से सीट से चुनाव लड़ेंगे यही पता नहीं चलता है। कभी इधर से लड़ रहे, कभी उधर से लड़ रहे, ये हालत हो जाती है। तो इसका नतीजा भी होता है। इसका क्या नतीजा होता है कि हरियाणा को सीधे सीधे मोदी जी अमित शाह चला रहे थे, क्योंकि वहां पे जो नेता बैठाए हैं, सीएम बैठाए हैं, तो उसकी खुद की कोई औकात, मतलब डिसीजन वो ले नहीं सकता है। सब डिसीजन दिल्ली से आता है। और जो हरियाणा की मतलब जो हालत
हो गई है 10 साल में। तो ये मोदी जी अमित शाह की वजह से है। तो हरियाणा की हालत क्या हो गई है कि जो हरियाणा देश के सबसे अच्छे राज्यों में आता था, एकदम टॉप, उसकी हालत जो है अभी ऐसी हो गई है कि बेरोजगारी में पूरे देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी हरियाणा में। जो जहां पर हिंदू मुसलमान नहीं होता था जिस राज्य में, उस राज्य में अब हिंदू मुसलमान होता है। मॉब लिंचिंग के केस ज्यादातर जो हो रहे थे हरियाणा में हो रहे थे, अभी 1-2 महीना पहले तक हुए हैं, है ना। याद कीजिए, आर्यन जो था वो ब्राह्मण था, और उसके पहले जुनैद, और उसके पहले और भी जो लोग थे की मॉब लिंचिंग, तो ये सब हरियाणा में हुआ है। और हरियाणा में जो बाकी जो देख लीजिए तो एकदम खस्ता हालत है। चाहे गुड़गांव चले जाइए, चाहे दूसरे शहरों में चले जाइए, हरियाणा की हालत बहुत खराब है कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो एकदम पानी पानी हो गया है। ऐसी हालत, थोड़ी सी बारिश होती है और देखिए तो ऐसी हालत खराब हो जाती है। तो हर तरह से हरियाणा में परेशानी ही परेशानी है। इसके अलावा किसानों की परेशानी, पहलवानों की परेशानी। किसानों की का जो मुद्दा है हरियाणा का बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि हरियाणा में किसानी बहुत बड़े स्केल पे होती है। पंजाब के बाद में हरियाणा का ही नंबर आता है। उसके बाद में जो पहलवान बेटियों का भी जो मुद्दा है तो हरियाणा में ही है, क्योंकि जो पहलवान बेटियां हरियाणा से आती हैं। और मोदी जी के खास ब्रिजभूषण शरण सिंह, वो कैसे क्या क्या किए इन महिलाओं के साथ में, वो आप जानते हैं अच्छे से। ये सब मोदी जी के नाक के नीचे हुआ है। तो ये बड़े बड़े मुद्दे हैं और इनका कोई तोड़ मोदी जी के पास में नहीं है। तो ये हरियाणा में दिखता है कि जो बेरोजगारी का ऐसा आलम है कि जो रोजगार पाने के लिए युवा जो है वो भटकते रहते हैं, कहीं भी जाने को तैयार होते हैं। तो यहाँ तक कि बिना मतलब कि जो एजेंट होते हैं उनको 2-2 लाख 3-3 लाख रुपया दे के या बाहर विदेश में भी जाने को तैयार होते हैं। और वहां पर ऐसी हालत उनकी होती है कि पूछिए मत, कि वो जो बंधुआ मजदूर की तरह उनको खटाया जाता है। और वो 10-10 साल तक वहां पे खटते रहेंगे, घर वापस नहीं आ सकते हैं, क्योंकि उनके पास में पैसे नहीं होते उतने। उन्होंने जो उधारी लिया है उसको चुकाने में ही इतने साल लग जाते हैं। या उधारी नहीं भी लिया हो तो घर के लिए कुछ करना है, कुछ जोड़ना है पैसा, तो ऐसे 10-15 साल तो वो घिसते रहेंगे, तभी भी जाके माली हालत सुधरती नहीं है। ऐसी हालत हो गई। तो ये सब बहुत बड़े बड़े मुद्दे हैं और इसकी जिम्मेदारी सीधे सीधे मोदी अमित शाह पर जाती है। तो ये हरियाणा का हाल है। तो वहां पर क्या नतीजा होगा आप जान सकते हैं कि कितना भी जोड़ तोड़ कर लें, कुछ भी कर लें, लेकिन वो उनकी हालत जो है 5 सीट जीत जाए वो बड़ी बात है, ऐसी हालत हो गई। और दूसरे प्रदेशों में भी जो है वो जो भी भाजपा जहां जहां पर भी राज करती है तो उसका जनता नतीजा भुगतती है और उसके बाद भी जवाब देती है वोट से। तो यही हाल जो है दूसरे प्रदेशों में भी है। और ये साफ दिखता है कि मोदी जी अमित शाह की जो रणनीति है तो वो फिर किस तरह से बैकफायर करती है। तो सिर्फ गुजरात को छोड़ दीजिए, बाकी जगह जो है वो ये जहां पे भी राज करेंगे एंटी इनकम्बेंसी के लिए ये सीएम बदल देते हैं। उसके बाद में और भी हिसाब किताब जो करने की कोशिश करते हैं तो वो भी काम नहीं आता है। हरियाणा में बिल्कुल कुछ भी काम नहीं आ रहा है। खट्टर को हटा दिए, नायब सिंह सैनी को बैठा दिए तो एंटी इनकम्बेंसी खत्म हो गई, ऐसा बिल्कुल नहीं है। चरम पे है एंटी इनकम्बेंसी, उसका नतीजा चुनाव में दिखेगा। तो ये सब मोदी जी की वजह से ही होता है। अभी एक और मुद्दा उछल गया, जो दवाइयां हैं, जो लाइफ सेविंग ड्रग्स है, उसमें मिलावट पाई गई और उसका रिपोर्ट आया। तो छोटे से छोटी दवाई जैसे पैरासीटामोल जो हम बुखार के लिए लेते हैं उसमें मिलावट, और बाकी जो दवाइयां होती हैं लाइफ सेविंग वो सब में मिलावट पाई गई। ऐसे करीब 20-25 दवाइयों में मिलावट पाई गई। तो ये सब कैसे हो रहा है मोदी जी के नाक के नीचे? कौन मिलावट कर रहा है? मोदी जी क्यों नहीं रोकते? इसकी वजह यह है कि वो सब आपको पता है वो कट मनी वाला हिसाब,
कि चंदा दो धंधा लो, तो चंदा मोदी जी को देते हैं और उसके बाद में मिलावट कर लेते हैं, तो मोदी जी कुछ नहीं बोलते। तो यही चीज जो है उसमें दिखता है। तो वो तो अब जैसे कि आस्था का सवाल है, तो तिरुपति मंदिर में लड्डू में मिलावट है, तो वो आस्था पे आ जाता है। यहाँ तो जिंदगी का सवाल हो गया है ना, कि दवाइयों में ही मिलावट होगी, तो वो तो मतलब जहर समझ लीजिए। आपको जहर खरीदने की जरूरत नहीं है, आप दवाई खरीद लीजिए। हाँ, ये यही हिसाब किताब दिखता है देश में। तो ये जिम्मेदारी मोदी जी की है। और वही चीज जो है वो हर क्षेत्र में दिखती है। जो भ्रष्टाचार का बोलते थे कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, तो वही सबसे ज्यादा खा रहे हैं और सबसे ज्यादा खिला रहे हैं, है ना। और इसमें सुप्रीम कोर्ट भी पकड़ा था मोदी जी को इलेक्टोरल बॉन्ड पे। तो इलेक्टोरल बॉन्ड क्या था? इलेक्टोरल बॉन्ड था कि चंदा पार्टियों को देना है, और जो देगा तो वो कौन दे रहा है उसका किसी को पता भी नहीं चले। ये मोदी जी ने ऐसा सिस्टम बनाया था। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि जनता को बिल्कुल हक है जानने का कि कौन सी पार्टी को कौन आदमी चंदा दे रहा है, ये आप छुपा नहीं सकते हैं। और तब जाके वो एसबीआई को पूरे जानकारी देनी पड़ी कि कौन सा कौन सी पार्टी को कितना चंदा गया, और उसके बाद में किसने चंदा दिया। तो उसका मिलान अभी भी चालू है, लेकिन उसे काफी कुछ खाका साफ होता है। उसके बाद में जो मतलब कि वहां पे मालूम चला कि इलेक्टोरल बॉन्ड में कि दो सिस्टम थे मोदी जी के, कि चंदा दो और धंधा लो, और दूसरा सिस्टम है कि चंदा अगर नहीं दे रहे हो तो रेड करेंगे, ईडी सीबीआई आईटी आपके घर भेज देंगे, और उसके बाद में पैसा तो आपको देना ही है, चंदा देना ही है। तो मतलब जो जैसे गुंडे लोग करते हैं ना हफ्ता वसूली मोदी जी करते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है कि हमारे देश में निवेश नहीं होता है। कोई भी जो बाहर के लोग तो भाग ही जा रहे हैं, क्योंकि उनको भी चंदा देना पड़ेगा, तो वो धंधा करेंगे कि चंदा देंगे। तो इसीलिए सब बड़ी बड़ी कंपनियां जो देश में आई थी सब छोड़ के भाग गई, और फिर हमारे ही देश के जो धरना सेठ है तो भी अपना पैसा बाहर लगा रहे हैं, बल्कि खुद बाहर भाग जा रहे हैं। अभी 9 साल में करीब 13 लाख लोगों ने नागरिकता छोड़ी देश की। और ये कौन लोग थे? ये पैसे वाले लोग थे और पढ़े लिखे लोग थे, क्योंकि उनको यहाँ दिखता है कि कोई भविष्य है ही नहीं, और इसीलिए वो भाग गया। तो ये देश का कितना बड़ा नुकसान होगा सोचिए। और दूसरी तरफ जो ऐसे लोग जो जैसे हरियाणा का जो मुद्दा है, जिनको डंकी कहा जाता है, ये वो नौकरी के लिए कुछ भी करने को तैयार है, ऐसी हालत हो गई है बेरोजगारी। तो ये सब मोदी जी की करामात है, और उसी का नतीजा है जनता आपको बताएगी। तो हर चुनाव में आप देख लीजिए, लोकसभा में आप देख ही चुके हैं कि मोदी की अब क्या हालत हो गई। तो ये सब चुनाव में भी होगी, ये चुनाव हारेंगे मोदी जी की तरफ और गिरेगा। और जिस पार्टी में जो ये था कि मोदी के सिवा कौन, अब हो रहा है कि मोदी की वजह से ही जो बर्बादी हो रही है। भाजपा की हालत जो है पूरे देश में देखिएगा कैसी हालत होने वाली है। जो बोलते थे कि दुनिया के सबसे बड़ी पार्टी बन गई है, अब मोदी जी की वजह से वो टूटने के कगार पर आ गई।